नमस्कार। 1952 में इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना जिसने अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसका सोल ऑब्जेक्टिव था फर्टिलिटी रेट रिड्यूस करना ताकि पॉपुलेशन कर्व डिक्लाइनिंग फेस में जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे एनीमिया, हेमरेज, प्रीटर्म लेबर, रेकरेंट अबॉर्शंस, प्रीक्लम्सिया, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कम हो, इनके साथ एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी कम हो। यहाँ तक फैमिली प्लानिंग का कंसर्न है, ये मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ डिकेड्स एस्टेब्लिश हुई। बहुत सारे थिंक टैंक्स थे, पॉइनियर्स थे। 1916 में पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया द सेंसस स्टडी बुक प्यारे कृष्ण भट्टल जी ने पब्लिश करी। इसमें फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम कंसीडर किया गया। प्रोफेसर आर डी कर्वे ने 1925 में फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक मुंबई में इस्टेब्लिश की। मैगजीन स्वास्थ्य समाज जो 1927 से लेकर 1953 तक पब्लिश होती रही टिल हिज डेथ। आवाबाई वाडिया सिलोन बॉर्न एडवोकेट थी। 1971 में इनको पद्मश्री भी मिला। इन्होंने फैमिली प्लानिंग के कंसेप्ट को डिसेंट्रलाइज किया और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पे स्ट्रेस किया। धनवंतरी रामोराव इनको मदर ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया कंसिडर किया। इन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1949 में इस्टेब्लिश की। मार्गरेट सेंगर जो 1935 में एक सेक्स एजुकेटर थी, बाय नर्स बाय प्रोफेशन, इनके साथ पार्टनरशिप के साथ। सर जोसेफ बोर ने जो प्रेजेंट डे फैमिली क्लिनिक्स, बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स हर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में हॉस्पिटल्स में होती हैं, उन्हीं का कंसेप्ट था। 1943 में स्टार्ट किया। जहाँ तक गांधी जी का बात थी, ये आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन के अगेंस्ट थे, लेकिन ये स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे ब्रह्मचार्य, सेल्फ कंट्रोल और रिदम मेथड को फॉलो करना, जिसमें अनसेफ पीरियड को यूटिलाइज नहीं किया जाता फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। ब्रिटिशर्स की जहाँ तक बात है, इनकी कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट में ऑलमोस्ट निल थी। शायद उसके एक कारण ये था कि उनके अपने होमलैंड में कंट्रासेप्शन एक कंट्रोवर्शियल इशू था, और दूसरा पॉपुलेशन अनलिमिटेड इंडियंस की ग्रो करे, वो कंसीडर करते थे कि उनका अंपायर वाइडन हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो इन जनरल कोई भी ऐसी पॉलिसी फ्रेम नहीं करते थे जिससे उनको लगे कि इंडियंस को ये महसूस ना हो कि उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स को इंट्रूड किया जा रहा है। अब पॉपुलेशन मोमेंटम को स्टडी करने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट हम जानते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रेग्नेंट वीमेन अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 15 to 49 ईयर्स में कितने चिल्ड्रन ऑन एन एवरेज रखती है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी प्रेजेंट डे 1.9 है। 1950s में ये 6 था। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट रेट, जिसका मतलब एक जनरेशन ऑन एन एवरेज दूसरी जनरेशन को रिप्लेस करने में लिए ऑन एवरेज कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। सो ये 2 ना रखते हुए 2.1 पे रखा जाता है, ताकि क्योंकि कुछ चिल्ड्रन जो है वो अडल्टहुड तक नहीं पहुंचते। सो चूंकि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, रिप्लेसमेंट में 2 से कम है, सो पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है क्योंकि डेमोग्राफिक मोमेंटम है, यंगर पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ है और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आज की फैमिली प्लानिंग में एक कंट्रासेप्टिव बास्केट का कंसेप्ट है, जिसमें टेम्परेरी मेथड्स का होता है और परमानेंट मेथड है। परमानेंट में लाइगेशन होती है और वेसेक्टमी होती है इन केस ऑफ मेल, और टेम्परेरी मेथड्स में बैरियर मेथड्स जैसे कंडोम होता है, आईयूसीडी होता है, इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्शन होती है, हार्मोन्स होते हैं। इंजेक्टेबल
कंट्रासेप्शन में डिपो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट एक इनोवेटिव ड्रग है। वैसे तो 1960 से अवेलेबल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 सितंबर 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी करवाई इस ड्रग की हर इंडियन हॉस्पिटल में, इंक्लूडिंग लोएस्ट सब सेंटर यूनिट। ये ड्रग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं कि नहीं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। इंजेक्शन अंतरा प्रोग्राम जो है, इंजेक्शन अंतरा के नाम से है। इसमें एक्वा सॉल्यूशन है माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ प्रेग्नेंट 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इंजेक्टेबल इंट्रामस्कुलर रूट भी है और सबक्यूटेनियस भी है। हमारी स्टेट में इंट्रामस्कुलर अवेलेबल है। ये 150 की स्ट्रेंथ मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है। एवरी 3 मंथली डीप इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। और दूसरा जो सबक्यूटेनियस अवेलेबल है वो 104 मिलीग्राम डोज है टोटल, 0.65 ml एवरी 3 मंथली। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये पिट्यूटरी से FSH-LH की इनहिबिशन करता है। विद द रिजल्ट ओवुलेशन नहीं होती। यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के चलते ड्राई होता है, एट्रोफी हो जाता है। और तीसरा जो सर्वाइकल म्यूकस है यूट्रस के सर्विक्स पे, वो थिक हो जाता है और स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देता। तीनों ही ओवुलेशन इनहिबिट करता है, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करता है और म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होती है। यहाँ तक एफिकेसी की बात है, ये 99.7% इसकी एफिकेसी है। ये एफिकेसी 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला तो ये कि टाइमिंग ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन जो है विदिन 7 डेज ऑफ मेंसेस लगाना होता है। दूसरा, सब्सिक्वेंट इंजेक्शन भी टाइमली एवरी 3 मंथली लगाना है। हालांकि इसमें 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन टाइमली लगाना। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो है, सेफ इंजेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना है और पोस्ट इंजेक्शन केयर जो है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले जो कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स इसके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये एक सेफ ड्रग है, ईजिली अवेलेबल है, ईजी टू यूज़ है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, कॉन्फिडेंशियली रहती है। एफिकेसी 99.7% है। इमीडिएट पोस्टमार्टम या पोस्ट अबॉर्शन केसेस में हम कंट्रासेप्शन दे सकते हैं इससे। ब्रेस्ट फीडिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी अमाउंट, ड्यूरेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी सेम रहती है मिल्क की। पीवी एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती इंजेक्शन लगाने से पहले। और सेक्स लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस ड्रग का। यहाँ तक कैंसर की बात है, इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर 70 to 80% स्टडीज़ बताती हैं कि रिडक्शन होती है इस ड्रग के यूज़ से। और पॉसिबली ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लिवर कैंसर में ओवरऑल रिस्क नोटिस नहीं किया गया। इनफर्टिलिटी की यहाँ तक बात है, इनफर्टिलिटी इसकी 7 to 9 मंथ्स ऑफ द लास्ट इंजेक्शन जो है पेशेंट कंसीव कर सकता है, हो जाता है। और ये 7 to 9 मंथ्स भी ये रिवर्सिबल है। और फाइनली जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है, अगर इनएडवेंटली अगर कंसेप्शन होती है तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। और सबसे ज़रूरी, कोगुलेशन प्रोफाइल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है और बीपी पे कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट इसका नहीं है। नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स में हम जब बात करें तो सबसे पहले इसमें जैसे सिम्टोमेटिक पीआईडी है,
तो इसमें ये सिम्टम्स रिलीव करता है। एंडोमेट्रियोसिस में इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर और ओवेरियन सिस्ट में भी पॉजिटिव इफेक्ट है क्योंकि ओवुलेशन नहीं होती है। अनीमिया स्पेशली सिकल सेल क्राइसिस में, ये सिकल सेल क्राइसिस के केस में 1 ईयर तक अगर यूज़ करने 70 to 80% पेशेंट में सिकल सेल क्राइसिस रिड्यूस हो जाता है, पेन फ्री पीरियड आ जाता है। अनीमिया रेक्टिफाई करता है क्योंकि ब्लीडिंग जो है एमेनोरिया करता है, ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन बंद करता है और ये रिवर्सिबल है। मेंस्ट्रुएशन जो एमेनोरिया होना ये रिवर्सिबल है। जहाँ तक लिमिटेशंस की बात है तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और HIV पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा, हेडेक, ओकेजनल मूड स्विंग, चूँकि ये एक हार्मोन है, हो सकते हैं और ये ट्रीटेबल हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स और फॉलोड बाय एमेनोरिया पेशेंट्स में हो सकता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही इसी तरह का है, लेकिन ये सब रिवर्सिबल है। इनफर्टिलिटी पे मैंने बताया कि 7 to 9 मंथ्स लगते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल है। इंजेक्शन वंस हम दे देते हैं तो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए कंट्रासेप्शन रहेगी, ड्रग को रिट्रीव नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन कंसीडर की जा सकती है। लेकिन जो है वो 1 to 2 kg है पर ईयर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये नॉर्मली इसकी लिमिटेशन कंसीडर की जा सकती है। और बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो 5 ईयर्स में 5 to 6% रिड्यूस होती है। इसमें बड़े लिमिटेड ड्रग्स हैं जिनके साथ इसकी इंट्रैक्शंस हैं, जैसे एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, रिफेम्पिसिन है, एंटी फंगल ड्रग जैसे कीटोकोनाजोल है और एंटी रेट्रोवायरल जैसे टेनोफाविर, एफिप्रिन्स है। सो इनके साथ इसका ड्रग का इफेक्ट, DMPA का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। सो कार्डियक में देखना है। जहाँ तक डिजीज़ की बात है तो SLE, हाइपर सेंसिटिविटी, डायग्नोज केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, डायग्नोज केस ऑफ लिवर कैंसर, सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हिस्ट्री अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की है या सीवियर हाइपरटेंशन है 160/110 से ज़्यादा, तो इन केसेस में ये हमें ये इसकी लिमिटेशंस होते हैं, इनमें हमें इसको नहीं यूज़ करना है। जहाँ तक इसकी ड्रग की बात है तो ये गवर्नमेंट के हर सेटअप पे लोएस्ट सेंटर, सब सेंटर तक भी ये अवेलेबल है। स्टोर की बात है तो ये 15 to 30 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है और जगह जो है वो ड्राई होनी चाहिए, डस्ट फ्री होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड हो। और इसमें इंजेक्शन का जो, जैसे मैंने बताया कि इसकी एफिकेसी अगर हम सेफ इंजेक्शन प्रोटोकॉल यूज़ करें और पोस्ट इंजेक्शन केयर करें तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहले इंजेक्ट करने से पहले हमें ड्रग की एक्सपायरी देखनी है। ये चूँकि एक हार्मोन है, इस केस में ये स्पेशली ज़रूरी है। उसके बाद हैंड वॉश करने विद सोप एंड वाटर। ड्रग जब हमने सिरिंज में लेना है तो इससे पहले अगर इसके, चूँकि ये माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं, ये सेटल हो सकते हैं बॉटम पे, तो इसको हमने बिटवीन पाम्स इसको अच्छे से शेक करके होमोजेनियस जब सॉल्यूशन बनता है तो टोटल जो फुल डोज है वो हमने इसमें सिरिंज में लेना है। और कभी भी हमने वायल में आउटसाइड एयर को इंस्टिल नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि जब हमने इंजेक्ट करना है उससे पहले एंटीसेप्टिक से साफ़ करके ड्राई होने का वेट करना है और डीप इंट्रामस्कुलर ड्रग लगाना है और फुल डोज जो है वो एडमिनिस्टर करना है। और फाइनली जब हम इसके बाद इसको किसी भी सेंस में हमने मसाज नहीं करना। इन केस थोड़ा ड्रग अगर स्पिल हो रहा है बाहर तो उसको जेंटल कॉटन के साथ प्रेस कर सकते हैं, जेंटल।